हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कक्षा 12 यानी कि 12वीं की हिस्ट्री यानी कि इतिहास का सीरीज चल रहा है 30 डे यानी कि 30 दिनों का, जिसमें आपके जितने भी चैप्टर है, जिसके अंदर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है उसको बहुत फनी आसान तरीके से आपको पढ़ाने की गारंटी मैं ली हूँ। अगर आप मेरे 30 डे का जो सीरीज है उसको देख लेते हो तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब्जेक्टिव हो तब या ऑब्जेक्टिव हो तब। तो चैनल पे नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आगे आपको पछताना ना पड़े। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल के बारे में भी हम पूरा नहीं पढ़ेंगे और आप बोलोगे दीदी सब वंश क्यों नहीं पढ़ा रहे, इधर उधर से क्यों पढ़ा रहे? तो अभी मैंने आपको बोला कि आपके एग्जाम में जो आएगा या आने की संभावना है सिर्फ और सिर्फ मैं वही पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो गुप्त काल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो गुप्त काल में भी बस वही टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आता है और आने की संभावना है। पूरा गुप्त काल हमको पढ़ के महान नहीं बनाना है या बनना है। क्लियर? तो आइए देखिए, गुप्त काल के सबसे पहले पढ़ लेते हैं संस्थापक, क्योंकि थोड़ा बेसिक भी आना चाहिए। तो गुप्त काल के संस्थापक में यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन डालता है तो आधा से ज्यादा लगभग 98% बच्चे गलती करके आते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है श्री गुप्त ने वंश की नींव रखी। क्या लिखा है बाबू? ये जो श्री गुप्त है उन्होंने गुप्त काल वंश का सिर्फ नींव रखा, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसमें बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं कि ऑब्जेक्टिव में दिया रहता है कि गुप्त काल के संस्थापक कौन है, तो वो सब श्री गुप्त को मार के आ जाते हैं टिक करके, लेकिन श्री गुप्त इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। तो बोलो दीदी तो श्री गुप्त ने है ना, तो नहीं, श्री गुप्त यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ नींव रखे हैं। नींव रख क्यों, इनको क्यों संस्थापक नहीं बोला जाता? क्योंकि इन्होंने जब इस वंश के इस काल का शुरुआत किया बस एक सीमित क्षेत्र तक ही शासन किए और ज्यादा समय तक नहीं किए, लेकिन जब चंद्रगुप्त प्रथम यानी कि इनके पुत्र जब आए तो उसी वंश को, उसी काल को, गुप्त काल को बहुत विस्तार से फैला दिए। इसीलिए कहा जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम। अब बोलो दीदी चंद्रगुप्त मौर्य वो तो उधर नहीं, वो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, वो दूसरे कोई हो गए, ये चंद्रगुप्त प्रथम है। क्लियर? तो उम्मीद करती हूँ संस्थापक में और नींव में कोई डाउट नहीं होगा। अगर पूछे कि गुप्त वंश के नींव किसने रखा तो आप श्री गुप्त लगा कर आओगे, लेकिन अगर पूछेगा कि गुप्त काल के संस्थापक कौन है तब आपको चंद्रगुप्त प्रथम टिक करके आना है। होप करती हूँ ये डाउट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और एग्जाम में आएगा तो आप गलती करके नहीं आओगे। अब यहाँ पे देखिए इनका शासन काल कब से कब तक चला, वो तो लगभग 320 से 350 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला था। इसके बीच का डिफरेंस देखिएगा तो लगभग 30 वर्ष इनके गुप्त काल वंश का क्या हुआ था, शासन हुआ था। इस काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मैं बताऊंगी आगे कि स्वर्ण युग इस काल को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एग्जामिनर को इससे प्यार हो गया है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। बताएंगे, बस सब्र रखते रहिए, बस स्किप कर करके मत देखिएगा या बस बेड पे पढ़ गए देख रहे, नहीं, कलम कॉपी लेकर बैठो ताकि आप नोट डाउन करते चलो, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा ना और जब आप बना कर आओगे तब सिर्फ और सिर्फ आप अपनी दीदी को थैंक यू बोलोगे, दीदी थैंक यू, आपके 30 डे के सीरीज से मैंने इतना किया। प्लीज अगर आए तो बनाना जरूर। तो आओ देखो यहाँ पे इसके प्रमुख शासक क्या है। तो इसके प्रमुख शासक में आगे पहला चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त को नहीं इसके अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि इन्होंने एक सीमित क्षेत्र तक ही शासन किए थे, इसलिए। उसका दूसरा आता है समुद्रगुप्त, जिनको विजेता भी कहा जाता है, ठीक है, और इनको एक और नाम नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। क्या बाबू? नेपोलियन। ये भी क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन क्यों कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। क्लियर? और चंद्रगुप्त द्वितीय, एक चंद्रगुप्त प्रथम थे जो इस काल के संस्थापक थे, लेकिन एक आए चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती है। क्या? विक्रमादित्य जो भी है वो, ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। क्लियर? और अगर पूछेगा कि विक्रमादित्य की उपाधि किसे दी गई है तो चंद्रगुप्त द्वितीय को, या आपसे पूछेगा कि गुप्त काल के संस्थापक कौन है तो चंद्रगुप्त प्रथम। होप करती हूँ यहाँ तक आपका डाउट क्लियर होते जा रहा होगा। ये ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बनता है। आप बोलोगे दीदी आप तो सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हो,
कुछ टाइम आप सब्र रखो, इस 30 डे के सीरीज के अंदर ही आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब हम क्लियर करवाएंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बस रोज एक एक वीडियो देखते जाओ। तो यहाँ पे देखो उसके बाद लिखा गया है कला और वास्तुकला। मैंने बहुत अच्छा से डे 8 या डे 7 में भी बताई हूँ कि कला और वास्तुकला क्या होता है। अगर आप नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, अभी जाकर देख लो, क्योंकि एक एक डे का जो सीरीज चल रहा है, जो वीडियो चल रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना मैं जोर लगाकर प्रेशर लगा कर कर रही हूँ तो जरूर कोई बात होगा। प्लीज देख लो, अपने लिए नहीं, मेरे लिए, अपने फैमिली के लिए जरूर देखो, जरूर पढ़ो। तो यहाँ पे आजंता क्या, आजंता और एलोरा की गुफाएं और मूर्तियां। आपसे पूछ सकता है कि आजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किसकी काल की है, तो आपको याद रखना पड़ेगा गुप्त काल का। यहाँ वहां की बहुत सारी मूर्तियां भी है जो अपनी कला और वास्तुकला के लिए गुप्त काल में फेमस है। क्लियर। अब आगे देखिए इसका पतन क्यों हो गया। पतन का मतलब ये साम्राज्य जो था गुप्त काल का वो खत्म कैसे हो गया। तो हुनों का आक्रमण, यानी कि हुन वंश का जब यहाँ पे आक्रमण हुआ तो क्या हुआ, और तो आक्रमण में दोनों में लड़ाई हुआ गुप्त काल में, गुप्त वंश में और हुन वंश में। और दोनों में जब लड़ाई हुआ तो अंत में जीत हुन वंश की हुई, जिसके कारण क्या हुआ, गुप्त काल का खात्मा हो गया, पतन हो गया। लेकिन ये इतना जल्दी हारता नहीं। कहा जाता है ना कि एक मजबूत व्यक्ति के पीछे जब तक कोई धोखाधड़ी ना हो तब तक वो कमजोर नहीं पड़ता। वैसे ही ये जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल में भी बहुत बड़ा इसके पीछे धोखा हुआ। क्या हुआ वो देखिए। आंतरिक विद्रोह, यानी कि इसके अपने जो साम्राज्य था ना उसके अंदर ही लड़ाई झगड़ा बहुत सारी चल रही थी, षड्यंत्र चल रही थी। और सामंतकारीकरण, यानी कि जो सामंत लोग थे वो बहुत सारे चालबाजी कर रहे थे, जिसके कारण इनका साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया था। और उसी में हुनों का आक्रमण आ गया। तो क्या हुआ कि इनके साम्राज्य के कुछ लोग जाकर हुनों से क्या हुए, मिल गए, जिसके कारण इस बेचारे गुप्त काल का क्या हो गया, पतन हो गया, खत्म हो गया। तो उम्मीद करती हूँ इसका पतन कैसे हुआ ये समझ में आ गया। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने लिखा है समुद्रगुप्त, एक अलग सा टॉपिक। अब बोलोगे दीदी इसमें तो इतने सारे शासक थे, आपने समुद्रगुप्त को ही क्यों उठाया। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपके एग्जाम में जो पूछेगा, जो आने की संभावना है, मैं सिर्फ वही पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि समुद्रगुप्त किस वंश के शासक थे, तो आपको याद रखना पड़ेगा गुप्त काल या गुप्त वंश के ये शासक थे। ठीक है। दूसरा, इनकी उपाधि क्या है, तो कैसे पूछेगा, तो कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। या आपसे पूछेगा कि इसकी राजधानी पाटलिपुत्र किसने बदला गुप्त काल में, तो आप याद रखना समुद्रगुप्त ऐसे शासक थे जिन्होंने अपना जो गुप्त काल का जो साम्राज्य था उसकी राजधानी कहाँ रखी, पाटलिपुत्र। और दीदी पाटलिपुत्र क्या है, तो जो अभी जो पटना है ना, पहले पटना का पुरानका नाम था पाटलिपुत्र। जैसे कि आपकी पहिलकी वाली का कुछ और नाम होगा, अभी वाली का कुछ और नाम होगा, वैसे ही इसका जो राजधानी है, इसका पटना का पहला नाम यानी कि प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र और वर्तमान नाम है पटना। तो होप करती हूँ इतना आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो अब देख लेते हैं हम लोग कि समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना क्यों की जाती है, या समुद्रगुप्त जो थे उनको नेपोलियन क्यों कहा गया। अब ऐसा नहीं, नेपोलियन जो है ये एक यूरोप के आदमी थे, पता है आपको। और ये बहुत ही, ये भी एकदम शक्तिशाली थे, एक बहुत बड़ा यूरोप में विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसी तरह समुद्रगुप्त जी भी अपने गुप्त काल में अपने साम्राज्य की बहुत बड़ा क्या किए, विस्तार किए, सैनिकों पर विजय प्राप्त किए। इसलिए कहा जाता है कि समुद्रगुप्त और नेपोलियन में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही तरह से शासन किया था। इसीलिए कहा जाता है कि ये तो यूरोप का नेपोलियन है लेकिन समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। क्लियर। तो आइए देखिए मैंने कैसे लिखा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको वीवीआई कर लो बच्चा। क्या पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से क्यों की जाती है, ऐसे। या पूछेगा समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना करने का 2 कारण बताए। या पूछेगा कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन क्यों कहा जाता है। ठीक है। तो सबका आंसर आपको ही, नेपोलियन और समुद्रगुप्त दोनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ना तो उसका आंसर यही है। क्या है आइए देखिए। समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से उनकी असाधारण सैन्य विजय। असाधारण का मतलब क्या, कितना राजा महाराजा जो एकदम सामान्य तरीके से सैनिकों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन असाधारण मतलब क्या, एक अलग ही तरीके से इन्होंने क्या किया था, सैनिकों पे विजय प्राप्त किया था। ठीक है। उसके बाद साम्राज्य विस्तार किया, महत्वाकांक्षा। साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा का मतलब क्या होता है कि आपको एक अपना इच्छा, ईगो जानते हो, ईगो एक तरह की नहीं, हम ये करके रहेंगे, ये जब तक, जैसे आप लोग बचपन में
रूठते थे कि ना जब तक मम्मी पैसा नहीं देगी हम खाना नहीं खाएंगे। वह उसको बोलते हैं वैसे महत्वाकांक्षी, जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखे ना उसको बोलते हैं। तो वैसे ही नेपोलियन का स्वार्थ क्या था कि वो अपने साम्राज्य का बहुत ही विस्तार करे, ठीक है। और यही सब सेम गुण किसमें था, नेपोलियन में भी था। और कुशल सैन्य रणनीति के कारण, क्या कुशल सैन्य रणनीति के कारण की जाती है। जैसे नेपोलियन ने यूरोप में किया वैसे ही समुद्रगुप्त भी विशाल साम्राज्य खड़ा किया। दोनों में क्या 1% भी अंतर नहीं था। जैसा सोच नेपोलियन का था, जो जो नेपोलियन किया वैसे ही वैसे समुद्रगुप्त भी किए। बस अंतर ये था कि इनका एरिया दूसरा था और इनका एरिया यानी कि इनका स्थान दूसरी जगह पे ये साम्राज्य किए और नेपोलियन यूरोप में किए, ठीक है। लेकिन दोनों का सेम गुण था, दोनों के अंदर यही था कि हम अपने साम्राज्य का विस्तार करें एकदम अच्छी तरह से, और दोनों के अंदर यही महत्वाकांक्षा थी। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा कि समुद्र को नेपोलियन से तुलना क्यों करा जाता है। सबसे बड़ा बात ये है कि जो समुद्रगुप्त है आखिर इसको नेपोलियन कौन बोला होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आता है। तो भी ए स्मिथ ने, किसने, भी ए स्मिथ जब दोनों की तुलना किए तो पाया क्या, अरे ये तो सेम नेपोलियन के भाई की जैसे होता है ना, जुड़वा जो देखने में एकदम सेम है और कांडो सेम करता है वैसे। तो जब इन्होंने देखा तो अरे समुद्रगुप्त और नेपोलियन दोनों का कांड तो सेम सेम है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, कहा कि नहीं, एक तो यूरोप का नेपोलियन है और ये जो समुद्रगुप्त है वो भारत का नेपोलियन है। तो पूछता बोलना भी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए एक अलग टॉपिक मैंने लाया, गुप्त काल को स्वर्ण युग। ये कैसे आपके एग्जाम में देखना, ये नहीं तो ये आपके एग्जाम में आएगा, 2 नंबर या 5 नंबर में जरूर आएगा। तो ये कैसे पूछता है, तो ये पूछता है गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने के 2 कारण, या गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, या गुप्त काल स्वर्ण युग कैसे बना। यानी कि स्वर्ण युग से संबंधित कुछ भी आएगा ना आपको ये लिखना है। बोलो दीदी बड़ा शॉर्टकट फॉर्म तुमको पता है ना, आप लोग आलसी हो इसलिए बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसमें आलस मत करना। तो आप, मैंने यहाँ क्योंकि से लिखा क्योंकि बच्चा ये व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे मेहनत भी लगता है लिखने में, इसलिए कुछ अपने से भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। मैं जो बोल रही हूँ आप लिखना, गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में साहित्य, विज्ञान, गणित, धर्म, वास्तुकला के सांस्कृतिक उत्कर्ष आया। कहने का मतलब है जो जो चीज है जो सबके शासन काल में थोड़ा थोड़ा होके रह गया, ये गुप्त काल जब आया था उसमें ये सब पूर्ण रूप से विस्तारित हो गया। इसमें साहित्य भी डेवलप हुआ, माने विस्तार हुआ, विज्ञान का भी विस्तार हुआ, गणित का भी विस्तार हुआ, धर्म का भी विस्तार हुआ, यहाँ तक कि वास्तुकला भी ये चरम सीमा पे था, बहुत ऊंचा अच्छा था कहने का मतलब, ठीक है। जिसमें कालिदास आर्यभट्ट भी प्रमुख थे। इस समय कालिदास भी जो थे अच्छे अच्छे ज्ञान देते थे। आर्यभट्ट नाम तो सुना ही होगा, बताना है कि आर्यभट्ट ने किस चीज की खोज की थी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वैज्ञानिक हुए तथा शून्य और दशमलव प्रणाली की भी खोज इनके काल में ही हुआ। आपसे पूछ सकता है, कोई बच्चा नहीं पढ़ा रहता है ना तो बोल देता है आके, कथी दीदी पता है इतिहास के क्वेश्चन में ना मैथ का क्वेश्चन डाल दिया था, तो हम पूछे सॉरी, तो हम पूछे कौन सा क्वेश्चन डाला था, तो दीदी आपको पता है वो डाल दिया था कि शून्य का खोज किसने किया। तो गधवा गधवी सब पढ़ी रहती यहाँ पर कि मतलब, हाँ पढ़ी रहती गुप्त काल तो उसको पता होता शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज कौन किया या किसके काल में आया, ठीक है। तो ये था आपका गुप्त काल का। एक और बच रहा है गुप्त काल का वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं, क्योंकि हम उतना ही पढ़ाएंगे और उतना ही समझाएंगे और उतना देर का ही बनाएंगे जितना आपको सक्षम हो पढ़ने में। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद।